दोस्तों कभी कभी मौसम से भी जल्दी राजनीति में रिश्ते बदल जाते हैं। इसीलिए कुछ नेता जो मोदी के आगे हाथ जोड़कर कल तक खड़े हुए थे, वो आज धमकी भरे अंदाज में बात कर रहे हैं। और सवाल इस बात का है कि जब से मोदी अल्पमत में आए, क्या वो इतने कमजोर हो गए हैं कि सहयोगी दल, छोटे छोटे सहयोगी दल के नेता छाती पर चढ़कर बोलने लगे हैं, कैमरे पर सौदेबाजी कर रहे हैं। वक्त बिहार के अंदर इलेक्शन का माहौल चल रहा है दोस्तों, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सीधे तौर पर धमकी दे दी गई है। मंत्रियों ने कहीं ना कहीं सीधे तौर पर मोदी जी के साथ बगावत करना शुरू कर दी है। जैसे ये खबर सामने निकल कर आई, उसके बाद से मोदी शाह की कहीं ना कहीं नींद उड़ी हुई होगी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, दीपक शर्मा। आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों कभी कभी मौसम से भी जल्दी राजनीति में रिश्ते बदल जाते हैं। इसीलिए कुछ नेता जो मोदी के आगे हाथ जोड़कर कल तक खड़े हुए थे, वो आज धमकी भरे अंदाज में बात कर रहे हैं। धमकी भरे अंदाज में बात कर रहे हैं। आज सोचिए, जब से मोदी अल्पमत में आए, क्या वो इतने कमजोर हो गए हैं कि सहयोगी दल, छोटे छोटे सहयोगी दल के नेता छाती पर चढ़कर बोलने लगे हैं, कैमरे पर सौदेबाजी कर रहे हैं मोदी से, शाह से। बताइए, मोदी को धमकी दे डाली है, ऐसे मान लीजिए। आज की ही ताज़ा मिसाल देखिए। अब ये जो साहब हैं, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, इनका नाम है जीतन राम मांझी। मोदी जी के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, इंपॉर्टेंट कैबिनेट मिनिस्टर हैं, बिहार जैसे स्टेट के चीफ मिनिस्टर। अब कल तक मिस्टर मांझी, जीतन राम मांझी हाथ जोड़कर, चाहे कोई मंच हो, हाथ जोड़कर मोदी जी के आगे खड़े रहते थे। लेकिन आज उनके सुर बदल गए। मांझी ने आज साफ कहा, बिहार चुनाव से पहले उन्होंने कैमरे पर कहा कि अगर बीजेपी मुझे 15 सीट नहीं देती तो फिर मैं अलग चुनाव लड़ूंगा। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। मांझी ने कहा कि हर सीट पर 10-15 हजार उनके वोटर हैं। यानी मतलब यह था कि मांझी अगर अड़ गए तो नानी याद दिला देंगे बीजेपी को इस चुनाव में। 15 सीट की बात आती है, 15 सीट हमको मिलेगा तो हम 8 सीट जीत जाएंगे। तो एक क्राइटेरिया ये है, हर जगह हमारा 10,000 15,000 हमारा वोटर्स है। इसलिए इस बार करो या मरो का हम लोग का ये मुद्दा है। अब दोस्तों, चाहे 2014 हो या 2019 हो, जब मोदी की पार्टी के 300 से ज़्यादा सांसद रहे, उस वक्त किसी की हिम्मत, किसी की ज़रूरत नहीं थी कि इस तरह की सौदेबाजी कर ले। लेकिन आज सौदेबाजी हो रही है, सीधी सीधी, क्योंकि मोदी जी बैसाखियों पर है। बैसाखियों के सारे चल रहे हैं मोदी जी। मिस्टर जीतन राम मांझी, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, कैबिनेट मिनिस्टर इस वक्त मोदी सरकार में, ये अकेले नहीं सौदेबाजी में। चिराग पासवान साहब, अब चिराग पासवान साहब की तो वैसे भी कभी बनी नहीं अमित शाह से। चिराग पासवान 40 सीट मांग रहे हैं, अमित शाह 20-21 से ज़्यादा सीट देना नहीं चाहते, 50% डिस्काउंट करना चाहते हैं शाह साहब। आगे क्या होगा अभी तो वक्त बताएगा। और उधर जो नीतीश कुमार साहब हैं, नीतीश कुमार साहब ने तो बिना मोदी शाह से पूछे बगैर कई कंस्टिट्यूएंसीज में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों का ऐलान शुरू कर दिया। सोचिए क्या हो रहा है इस वक्त एनडीए में, बिहार में, जहां चुनाव होने वाले, ठीक मुहाने पर चुनाव खड़े, 2 महीने में नतीजे आने वाले हैं। जहां दोस्तों आप जानना चाहेंगे कि भाई ऐसा क्या है कि जून 2024 के बाद हर नेता जो एनडीए में है, हर सहयोगी पार्टी, चाहे पार्टी छोटी हो या बड़ी हो, नायडू की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, नीतीश कुमार की बात ही नहीं कर रहा हूँ, छोटी छोटी पार्टी के नेता भी सीधे सीधे बार्गेन कर रहे हैं अमित शाह से, सीधे बार्गेनिंग कर रहे हैं, सौदेबाजी कर रहे हैं, अमित शाह और मोदी से कैमरे पर डिक्लेयर कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? 2014 और 19 में तो ऐसा नहीं हुआ, अब क्यों हो रहा है? अब इसकी कई वजह हैं, लेकिन कुछ प्रमुख कारण मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, पिक्चर थोड़ी क्लियर हो। कारण नंबर 1, 1.25 साल से ज़्यादा हो गए, बल्कि मैं कहूँगा और भी ज़्यादा वक्त, तकरीबन 1.5 साल पूरे होने जा रहे हैं 1-2 महीने में। 4 जून 2024 से अब तक, सितंबर तक, मिस्टर मोदी अपनी पार्टी में एक भी सीट बढ़ा नहीं पाए। यानी 240 अल्पमत में वो जून 2024 में थे, और अल्पमत में वो सितंबर 2025 में भी एक सीट का इजाफा नहीं हुआ। और एक इमेज ऐसी जा रही है कि पार्टी दिन ब दिन कहीं ना कहीं कमज़ोर हो रही है, पार्टी दिन प्रतिदिन। बीजेपी का अंदरूनी मामला, लेकिन इम्पोर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट कारण ये है कि सरकार और संघ के बीच, यानी सरकार और आरएसएस के बीच
और पार्टी बीजेपी और आरएसएस के बीच रिश्ते बिगड़ते चले जा रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है, सबसे ताज़ा सबूत ये है कि पिछले कई महीनों से जोर आजमाइश चल रही है आरएसएस और बीजेपी में, लेकिन बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष तय नहीं हो पाया है। नड्डा साहब टेम्परेरी चार्ज पर हैं और ज़माने से चल रहे हैं। नए अध्यक्ष पर मिस्टर भागवत और मोदी में सहमति नहीं हो रही है। कारण नंबर 3, और ये अगर मैं बिहार के संदर्भ में कहूँ तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिहार में जिस तरह से जो वोटर लिस्ट का रिवीजन हो रहा है, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग, उससे पहले विपक्ष और चुनाव आयोग, ये जो टकराव है कहीं ना कहीं मिस्टर मोदी पर मिस्टर अमित शाह की जो स्टाइल ऑफ इलेक्शनरिंग है, यानी जिस तरह से वो चुनाव की रणनीति बनाते हैं जिसमें चुनाव आयोग की भी एक भूमिका होती है, इसको लेकर गंभीर आरोप मोदी जी पर लगे चुनावी गड़बड़ी को लेकर। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई आरोप प्रूव हो गया, लेकिन आरोप बड़े गंभीर हैं, मोदी खामोश हैं और उससे कहीं ना कहीं बीजेपी की गुजरात लॉबी की जो क्रेडिबिलिटी है, जो साख है, बहुत नीचे आई है तेज़ी से। और कारण नंबर 4, अब कारण नंबर 4 ये है कि आखिर क्या वजह है कि सहयोगी दल, छोटे छोटे सहयोगी दलों के नेता छाती पर चढ़कर बोल रहे हैं, धमकी भरे अंदाज में बात कर रहे हैं। आज सोचिए अमित शाह के वो आज छाती पे चले। और वजह यह है कि जितने भी इस वक्त ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया के हों, गोदी मीडिया के हों, प्राइवेट चैनल्स के हों या फिर यूट्यूब चैनल्स के हों, जो भी सर्वे हैं, बताइए मोदी को धमकी दे डाली है, ऐसा मान लीजिए। ग्राफ है, जो लोकप्रियता का ग्राफ है वो नीचे आ रहा है, यानी मोदी जी का वो करिश्मा नहीं रहा। इस तरह के जो एक आप कह सकते हैं मैसेजिंग हो रही है, वो एक बड़ा कारण है। मोदी 2014 वाले मोदी नहीं रहे। अब दोस्तों जो बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या मोदी की छाती पर या अमित शाह की छाती पर इसलिए सहयोगी दल चढ़ रहे हैं क्योंकि बीजेपी की हालत बिहार में ख़राब होती जा रही है, दिन ब दिन ख़राब होती चली जा रही है। और जिस तरह से राहुल और तेजस्वी को वहाँ समर्थन मिला सड़कों पर, क्या उससे कहीं ना कहीं एक प्रेशर बढ़ रहा है जिसका फ़ायदा सहयोगी दल उठा रहे हैं, बार्गेन कर रहे हैं। और इसी से जुड़ा हुआ दूसरा सवाल कि अगर मोदी की ग्रिप ढीली हो रही है बिहार पर, तो क्या बिहार मोदी के हाथ से निकल रहा है? और ऐसा होता है तो फिर आगे क्या होगा? 2 खास मेहमान हैं बिहार के, हमारे डेटा एक्सपर्ट अभिषेक रहेंगे और साथ में उमाकांत रहेंगे, जो दिल्ली से लेकर और पटना तक पिछले 30-35 वर्षों से राजनीतिक रिपोर्टिंग करते रहे। इन दोनों को सुनिए, मुझे आपने सुना, इन दोनों को भी सुनिए, तस्वीर और साफ होगी। होने क्या जा रहा है नवंबर में? मेरा सवाल ये है कि हमने देखा कि कुछ समय पहले तक सौदेबाजी हो रही है सीधी सीधी, चाहे जीतन राम मांझी हो, चाहे बैसाखियों के सारे चल रहे हैं मोदी की, कोई भी हो, एकनाथ शिंदे हो, अजीत पवार हो, सबकी अंटी दबी रहती थी मोदी के आगे, शाह के आगे, सब झुके रहते थे। लेकिन अब मैं देख रहा हूं हर आदमी डायलॉग मार रहा है, अमित शाह को खरी खरी सुना रहा है, कैमरे पर बोल रहा है कि 20 सीट नहीं दोगे तो पार्टी छोड़ दूंगा, 20 सीट नहीं दोगे तो मैं अलग लड़ूंगा, 20 सीट दोगे तो मैं ये कर दूंगा। इस तरह की धमकियां पहले तो मोदी शाह नहीं सुनते थे। क्या वाकई दाल पतली है बीजेपी की बिहार में कि हर आदमी चढ़ा जा रहा है, अपने ही लोग छाती पे चढ़ रहे हैं? दीपक जी, वो 272 प्लस वाली बीजेपी थी। आज की बीजेपी बैसाखियों वाली बीजेपी है। तो बैसाखियां अपनी औकात को दिखाएंगी और भारतीय जनता पार्टी को यह संदेश देंगे कि राजनीतिक रूप से औकात में रहो, और यही हो रहा है। और इन पार्टियों को इसकी भी चिंता है कि महाराष्ट्र की राजनीति में जिस तरह से पॉलिटिकली अप्रासंगिक बना दिया गया अजीत पवार और एकनाथ शिंदे को, और 2029 आते आते आप देखेंगे कि इन पार्टियों का अस्तित्व वहां बचा रह जाए तो किसी चमत्कार से कम नहीं हो। ये स्थिति बिहार में है कि अगर एक बार भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई, सीधे सीधे बार्गेनिंग कर रहे हैं चिराग पासवान की अमित शाह और मोदी से, न तो जीतन राम मांझी की सियासत बचेगी, न तो उपेंद्र कुशवाहा जो अभी ही अप्रासंगिक होते जा रहे हैं, न तो उनकी सियासत बचेगी। तो इन सब के लिए जो हालात है, और न ही जनता दल यूनाइटेड की राजनीति बचेगी, किसी की राजनीति नहीं बचेगी। तो ये इन सब चीजों को ये सभी पार्टियां समझ रही हैं, और इन सब को लगता है कि बार्गेनिंग करके मजबूर करो बीजेपी को कि वो 2 डिजिट में सीटें ले। 100 से नीचे भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़े, भारतीय जनता पार्टी के कैडर के बीच ये मैसेज जाए कि बीजेपी चीफ मिनिस्टर की रेस से बाहर है। साइकोलॉजिकली बीजेपी रेस से बाहर दिखाई देगी जैसे ही वो 100 के नीचे 98 या 99 पर चुनाव लड़ेंगे। बड़ी बात है। और इसमें नीतीश कुमार का भी अपना दांव है और इन सब का भी अपना दांव है। जी, खेल ये पर्दे के पीछे खेल है, उसको अभिषेक कहीं ना कहीं कमजोर हो रही है पार्टी दिन प्रतिदिन। कि भाई अगर सारी छोटी छोटी पार्टियां
अगर इन्होंने चढ़ाई नहीं करी, ये छाती पे अब नहीं चढ़े, तो इनका हाल वही होगा जो एकनाथ शिंदे, अजीत पवार का होने वाला है। यानी कहीं ना कहीं सारी छोटी पार्टियां बीजेपी को रिस्ट्रिक्ट करना चाहती हैं कि बीजेपी अगर अकेले दम पर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनती है तो ये जो आज चिराग पासवान या जीतन राम मांझी या फिर उपेंद्र कुशवाहा, ये जो जितने भी दल, इवन नीतीश कुमार, इनका फ्यूचर फिर है नहीं। क्या लखेड़ा साहब, मेरा सवाल ये है कि मान लीजिए मैं एक सिचुएशन दे रहा हूँ, हालांकि बहुत मुश्किल है बीजेपी के लिए चुनाव जीतना, लेकिन अगर बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी उभर कर आती है बिहार में, तो ये जो छोटे छोटे दल हैं इनको बड़ी मछली जैसे छोटी मछली को निगलती है। क्या बीजेपी वही हाल करेगी जो हाल उसने अपने पुराने सहयोगियों का किया है, जो हम इतिहास देख रहे हैं, शिवसेना को जिस तरह से तोड़ दिया, या फिर अकाली दल का जो पंजाब में हाल किया, क्या वही हाल ये छोटी छोटी पार्टियों का होगा? जीतन राम मांझी का होगा, चिराग पासवान का होगा? एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कुछ इधर गिरे कुछ उधर हुए, ऐसा होगा क्या? ये इनकी नीति नीयत है गुजरात लॉबी की, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। देखिए, मैं बहुत क्लियर कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है वो एजेंडा है कि केवल भारतीय जनता पार्टी खुद अस्तित्व में बचे रहे। देखिए, महाराष्ट्र का जो रिजल्ट निकला है, अभी 6 महीने धमकी भरे अंदाज में बात कर रहे हैं आज। सोचिए रिजल्ट को देखिए ना कि कैसे उन्होंने जो छोटी पार्टियां थी, पहले शिवसेना को तोड़ा, उसको अपने में मिलाया, फिर एनसीपी को तोड़ा, उसमें अपने को मिलाया। आज जो है बीजेपी के लिए सबसे बड़ा जानी दुश्मन कौन है? एकनाथ शिंदे है। सबसे बड़ा बताइए, मोदी को धमकी दे डाली है, ऐसे मान लीजिए। अजीत पवार है। तो जो क्षेत्रीय पार्टियों के साथ भारतीय जनता पार्टी का कुछ गल नहीं सकती। वो तो मैं इस बात से सहमत हूँ। अभी अभिषेक कह रहे थे कि छोटी पार्टी, मैं तो कह रहा हूँ कि अगर ये 270-65 भी अपने बल पे आ गए होते तो क्षेत्रीय पार्टी से तो बात ही नहीं करते। उनको बोलते आपसे आप कौन है, हम तो पहचानते नहीं आपको। वो तो इनकी मजबूरी है कि इन्होंने सारी रोजगारी इकट्ठी करके इन्होंने दिल्ली में अपना तामझाम जोड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी छोटी पार्टियों के लिए तो बरगद का पेड़ है। उस बरगद के पेड़ के नीचे कुछ हो ही नहीं सकता। आज वो इसलिए छोटी छोटी पार्टियों को साथ में लेके चल रहे हैं क्योंकि उनको अपने चुनाव जीतना है, जातीय समीकरण ये सब बिठाना है। अभी नीतीश कुमार के साथ क्यों है बीजेपी? नीतीश कुमार के साथ अति पिछड़ा के 36% वोट है महिलाओं को वगैरह मिला करके। लेकिन अब जो हालत है भारतीय जनता पार्टी की कि नीतीश कुमार के साथ जैसे ही खटपट होती है, वो खटपट होनी है, वो तय खटपट होना, कोई इसको टाल नहीं सकता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो लॉन्ग टर्म प्लान है, जो उन्होंने नक्शा बना रखा है, वो तो सारी जो एक पार्टियों को वो आने वाले चुनाव के बाद देखना कि उनकी क्या दुर्गति भाजपा करती है। और ये इसलिए चिपके हुए, मैं आपको बता दूं चिराग पासवान की क्या समस्या है, वो मंत्री पद छोड़ना नहीं चाहते। सौदेबाजी हो रही है सीधी सीधी। आइडेंटिटी क्राइसिस है ना आज की तारीख में। बैसाखियों के सारे चल रहे हैं मोदी जी। एक मंत्री चिराग पासवान मंत्री, ये इनको मंत्री पद की चिपके रहने की मजबूरी है। अदरवाइज भाजपा से आज नाता तोड़ ले, इलेक्शन से पहले नाता तोड़ ले अगर इनका बस चले तो। जी गॉट इट। अभिषेक, एक चीज बताइए, मैं देख रहा था कि मोदी जी की जो भी रैलियां हुई या होने वाली हैं, भीड़ की बड़ी क्राइसिस है, भीड़ आज भी बुलाई जा रही है। क्या ये बात सही है कि मोदी का जो करिश्मा था बिहार में, कभी ऐसा नहीं था, उनका करिश्मा था, उन्हें सफलता भी मिली, कामयाबी भी मिली, 14 में भी मिली, 19 में भी मिली, और 24 में भी इतना नतीजा खराब नहीं है लोकसभा का बीजेपी का। क्या इस वक्त मोदी का ग्राफ तेजी से नीचे आ रहा है बिहार में? दीपक जी, इस सवाल के पहले, अब चूंकि उमाकांत जी ने एक बड़ी बात कही है चिराग के बारे में, तो एक बड़ी जानकारी आपको दे दूं, दर्शकों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। चिराग पासवान पिछले 16 महीने से मंत्री है, तकरीबन 14 महीने से उन्हें टाइप 8 बंगला मिला हुआ है, लेकिन चिराग पासवान अभी भी उसमें शिफ्ट नहीं हुए हैं, नॉर्थ एवेन्यू के फ्लैट में रह रहे हैं, सीधे बार्गेनिंग कर रहे हैं अमित शाह और मोदी से। चिराग पासवान कभी भी अगर उनके मन लायक सीटें नहीं मिली तो एनडीए का दामन छोड़ सकते हैं। वो वापस जाके सामान दोबारा फेंकना पड़े, इस गठबंधन में ज्यादा दिन तक टिके रहेंगे। आप किसी से पता लगा लीजिए, नॉर्थ एवेन्यू में चिराग पासवान और उनकी फैमिली, मतलब आपने बड़ी बात कह दी। आपने कहा कि चिराग पासवान मंत्री वाले बंगले में शिफ्ट नहीं हुए, सरकार के 1 साल हो गए, यानी कहीं ना कहीं संशय की स्थिति। अच्छा, एक चीज और बता दीजिए, क्या चिराग पासवान और तेजस्वी, इनकी बातचीत होती है, फोन पे होती है? क्या चिराग पासवान और राहुल गांधी में कोई अंडरस्टैंडिंग है, दुआ सलाम है? देखिए, चिराग पासवान और राहुल गांधी दोनों पड़ोसी रहे। दुआ सलाम है या नहीं, वो 10 जनपथ में, वो 12 जनपथ में, बीच में सिर्फ एक दीवार थी, आपने देखा है वो?
जी जब रामविलास पासवान 12 जनपद में रहते थे, कहीं ना कहीं कमजोर हो रही है पार्टी दिन प्रतिदिन। जी। तो दोनों वो पड़ोसी रहे अपने हैं, तो पापा ऐसा के हो साथ ही नहीं रहते थे, सकता। चिराग पासवान पापा के साथ रहते थे और राहुल जी अपनी मम्मी के साथ रहते थे। जी जी तो ये पक्के तौर पर हम नहीं कह सकते कि बातचीत होती है या नहीं होती है, लेकिन नहीं होती हो इस बात को स्वीकार हम नहीं कर सकते। तेजस्वी तेजस्वी यादव की बात आपने की, लालू यादव और रामविलास पासवान के संबंध कितने गाढ़े रहे हैं। जब रामविलास पासवान चुनाव हार गए और वही 12 जनपद का बंगला सैम पित्रोदा को अलॉट कर दिया था यूपीए सरकार ने, बंगला बचाने के लिए बिन एक भी विधायक नहीं थे रामविलास पासवान के पास, तब भी उनको राज्यसभा भेजने का काम लालू यादव ने अपने कोटे की एक सीट कम करके किया था। तो इन दोनों के संबंधों को उमाकांत जी बेहतर जानते हैं। और अब आपके सवाल के जवाब पर आते हैं, जो आपने नरेंद्र मोदी के बारे में कहा कि उनकी सभाओं में भीड़ जुटाई जा रही है। भीड़ जुटाने की नौबत देखिए बिहार की राजनीति में नरेंद्र मोदी के साथ ही नहीं बल्कि लालू यादव, नीतीश कुमार के साथ भी समय के साथ आई। कारण क्या था, जब नेता शुरू में चढ़ता है तो उसका क्लाउड बड़ा होता है, जब आप उफान पर जाते हैं। वीपी सिंह भी जब आए थे तो बहुत बड़े नेता के तौर पर आए, अटल बिहारी वाजपेयी भी बहुत बड़े नेता के तौर पर आए, नरेंद्र मोदी भी बहुत बड़े नेता के तौर पर आए। और धीरे धीरे ये सारे नेता समय के साथ एक जातीय खांचे में और एक समुदाय विशेष के नेता के तौर पर आइडेंटिफाई कर लिए गए। जैसे जैसे पॉलिटिक्स आगे बढ़ी और जाति की राजनीति का असर बढ़ता गया, हिंदुत्व टूटा तो बिहार में कमंडल की जगह मंडल चढ़ा, तो नरेंद्र मोदी एक जाति विशेष के नेता हो। चलिए, धमकी भरे अंदाज में बात कर रहे हैं आज। सोचिए का चुनाव होता है और जो जिस तरह के पोल प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं इस वक्त, ओपिनियन पोल वगैरह आ रहे हैं, बढ़त जो है वो महागठबंधन को है, बीजेपी की हालत खराब है। मान लीजिए बिहार में फिर से जो है, बताइए, मोदी को धमकी दे डाली ऐसा मान लीजिए, तेजस्वी की सरकार बन जाती है, जेडीयू टूटती है, चिराग पासवान क्या किसी समय, अगर उनको लगता है कि एक वैकल्पिक सरकार बन सकती है दिल्ली में, क्या चिराग पासवान अपना पाला बदल सकते हैं? पिताजी उनके करते थे, मौसम विज्ञानी, क्या पाला बदल सकते हैं? क्या एनडीए छोड़ सकते हैं चिराग पासवान अगर अच्छा ऑफर दिया जाए फ्यूचर में? दीपक जी, बिहार, बंगाल और पूर्वी उत्तर प्रदेश के नेता रेल भवन में बैठने की तमन्ना तो सभी रखते हैं, ये बात तो सभी जानते हैं। और आपको एक फैक्ट बताना मैं भूल गया, मैं बता देता हूँ। चिराग पासवान को जो बंगला अलॉट किया गया है टाइपेट का, वो सुनहरी बाग रोड में राहुल गांधी के बंगले के आसपास है, जिसमें वो शिफ्ट नहीं हुए हैं। ओके, फिर पड़ोसी यही बात चिराग पासवान की आपने की, तो चाहे चिराग पासवान हो या जीतन राम मांझी हो या फिर इधर यूपीए में यानी इंडिया अलायंस में मुकेश सहनी है, इन्हें सीट देने से कोई पार्टी आनाकानी क्यों कर रही है? खासकर मुकेश सहनी से आनाकानी क्यों हो रही है या चिराग पासवान से? क्योंकि इनके विधायकों की पोचिंग अंततः होनी है। ये इनके टिकट पे भले ही चुनाव जीते, ये जीत करके जिसकी सरकार बनेगी उस दल का हिस्सा बन जाएंगे। मुकेश सहनी की पार्टी पिछली बार भी टूट चुकी है और कोई दलीय निष्ठा के साथ ये लोग टिकट नहीं देते हैं। टिकट देने का क्रैक सौदेबाजी हो रही है सीधी सीधी, ये बिहार का बच्चा बच्चा जानता है। बैसाखियों के सारे चल रहे हैं मोदी जी। लखड़ा साहब, मान लीजिए अगर बिहार बहुत क्रूशल इलेक्शन है, टर्निंग पॉइंट है, अगर ये मोदी के हाथ से निकल गया, अमित शाह के हाथ से निकल गया, वहाँ सत्ता राहुल गांधी तेजस्वी की आ गई, तो क्या मोदी पर दबाव और बढ़ेगा और एनडीए की ये जो अलाइज हैं, सहयोगी दल हैं, इनके नखरे और बढ़ेंगे? एक नई तरह की राजनीति शुरू हो सकती है और मैं सीधे कहूँ कि दिल्ली में मोदी के लिए उल्टी गिनती भी शुरू हो सकती है सरकार की। अगर मौसम वैज्ञानिक तो आज की तारीख में सबसे बड़े चंद्रबाबू नायडू हैं और वो अपने लोगों को कह चुके हैं कि मैं बिहार चुनाव के नतीजों का इंतजार कर रहा हूँ। तो ऐसा बनेगा कि इनको पता ही नहीं चलेगा, पर्दे के पीछे एक ऐसा कॉन्क्लेव बनेगा कि ये सारी पार्टियां नंबर गेम में सामने आएंगी और मुझे लगता है कि फिर इस सरकार को के लिए उल्टी गिनती शुरू होना तय है। लेकिन वैकल्पिक सरकार की स्थिति में, क्योंकि इन सबको मंत्री पद चाहिए, चिराग पासवान को मंत्री पद चाहिए, जीतन राम मांझी को मंत्री पद चाहिए, सैनी को मंत्री पद चाहिए सेंटर में, और चंद्रबाबू नायडू को तो स्टार बनना है, किंग मेकर बनना है। आज वो किंग मेकर नहीं है, किंग मेकर की भूमिका को दबा रखा भाजपा ने, सीधे सीधे बार्गेनिंग कर रहे हैं। अब वो असली किंग अमित शाह और मोदी से चंद्रबाबू नायडू नए रूप में सामने आएंगे, नए अवतार के रूप में सामने आएंगे। बिहार मोदी के हाथ से निकला तो उल्टी गिनती शुरू हो सकती है और लखेड़ा साहब कह रहे हैं कि नायडू को इसी मौके का इंतजार है। उधर अभिषेक का ये कहना है कि कहीं ना कहीं जो बार्गेन बढ़ रही है, यानी जो सौदेबाजी हो रही है सीटों को लेकर, चाहे वो चिराग पासवान कर रहे हो, जीतन राम मांझी कर रहे हो, बाकी दल कर रहे हो, नीतीश कुमार कर रहे हो, वो ये समझ रहे हैं, कहीं ना कहीं समझ रहे हैं कि बीजेपी अगर एक ताकत के तौर पे बिहार में बढ़ती है
उनको खा जाएगी, उन्हीं को ख़त्म कर देगी सबसे पहले। और बीजेपी का ये मिजाज, ये हिडन एजेंडा हमें देखने को महाराष्ट्र में मिला है, पंजाब में मिला है, कई ऐसे उदाहरण हैं। ताज़ा उदाहरण तो आप कह सकते हैं एकनाथ शिंदे और अजीत पवार हैं, जिनकी आज की कहीं ना कहीं कमजोर हो रही है पार्टी दिन प्रतिदिन बन रही है, तो देवेंद्र फडणवीस से नहीं बन रही है। लखीला साहब आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया। अभिषेक आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच। दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से बिहार के अंदर राजनीति के अंदर जो है पूरी तरह से उछल कुचल देखने को मिल रही है। मिस्टर मांझी ने सीधे तौर पर कह दिया कि 15 सीटों पर हमें चुनाव लड़ना है, 15 सीटें कम से कम हमें चाहिए, तभी हम गठबंधन में रहकर इलेक्शन लड़ेंगे, वरना हम अकेले अपने तरीके से अपनी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। दोस्तों ये बात मांझी ने कहती है। ये वही मांझी है जैसा कि दीपक शर्मा ने यहां पर बताया है कि पहले स्टेजों पर यूं करके हाथ बांधकर खड़े रहते थे, लेकिन आज बगावत के सुर सीधे तौर पर देखने को मिल रहे हैं। अब आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। सच्ची पक्की खबरें देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।